तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे प्रोसीजर्स, फंक्शंस और ट्रिगर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर्स, फंक्शंस एंड ट्रिगर्स हैं, दीज आर नॉट अ सिंगल क्वेरी, ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि एग्जीक्यूट होता है। सो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि इट इज पार्ट ऑफ पीएल एसक्यूएल प्रोग्राम। ठीक है, एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एसक्यूएल इज अ नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। पीएल एसक्यूएल में आप प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें तीन तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। एक होते हैं एनोनिमस पीएल एसक्यूएल प्रोग्राम, जिसमें आप सीधा प्रोग्राम शुरू करते हो, खत्म करते हो, एग्जीक्यूट हो जाता है, उसका कोई नाम नहीं होता, आपने लिखा कोड, एग्जीक्यूट हुआ, काम खत्म हो गया। दूसरे होते हैं नेम्ड पीएल एसक्यूएल प्रोग्राम, जिनको हम एक नाम दे देते हैं और फिर उस नाम की हेल्प से आप उसको कभी भी कॉल कर सकते हो, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है स्टोर्ड प्रोसीजर्स। अब जैसे आप जावा में फंक्शंस बनाते हो, सी में फंक्शंस बनाते हो, वैसे यहाँ पे भी फंक्शंस बन सकते हैं, उन्हीं को प्रोसीजर्स कहा जाता है। तो क्यों बनाएंगे कि जब हमारे पास बहुत सारा कोड हो जाएगा, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए वी कैन क्रिएट प्रोसीजर्स। ठीक है, ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, क्लाइंट साइड, सर्वर साइड, ये चीज है जो आप याद रख सकते हो। प्रोसीजर क्या होता है? इट कैन एक्सेप्ट मल्टीपल वैल्यूज एंड रिटर्न मल्टीपल आउटपुट वैल्यूज। ठीक है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के पास या डेटाबेस के अंदर ये सेव्ड होता है। फंक्शन मल्टीपल वैल्यूज रिसीव कर सकता है, लेकिन एक ही वैल्यू को रिटर्न करता है। ठीक है, पैकेज लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन एंड प्रोसीजर। ट्रिगर जो है वो हम कॉल नहीं करते, फंक्शन जो है वो कॉल किया जाता है। यू कॉल अ फंक्शन देन इट एग्जीक्यूट्स, यू कॉल अ प्रोसीजर देन इट एग्जीक्यूट्स। ट्रिगर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन सम अदर ऑपरेशन इज परफॉर्म। जैसे कि मैंने टेबल में कोई रिकॉर्ड इंसर्ट किया, तो ट्रिगर अपने आप कॉल हो जाएगा अगर बना हुआ है तो। अगर मैंने किसी की सैलरी इंक्रीज की, तो उसके अपडेट पे ट्रिगर अपने आप कॉल हो जाएगा अगर आपने उसका ट्रिगर डिफाइन किया हुआ है तो। अगर ट्रिगर डिफाइंड है, तो जब भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा डेटाबेस पे, वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर को भी एग्जीक्यूट कर देगा। और ये बनते कैसे हैं वो आपको देखना है। सो देखो, अगर आपको प्रोसीजर बनाना है, तो आप कीवर्ड लिखोगे प्रोसीजर। कीवर्ड का मतलब जो पहले से डिफाइंड है पीएल एसक्यूएल को। ठीक है, आपका एसक्यूएल केस इनसेंसिटिव था। केस इनसेंसिटिव होने का मतलब क्या है कि कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन आपका जो पीएल है वो केस सेंसिटिव है। तो अगर आप प्रोसीजर लिख रहे हो, यू राइट इट इन कैपिटल लेटर्स, देन आप प्रोसीजर का नाम लिखोगे, फिर आप पैरामीटर, ठीक है, उसका डेटा टाइप, फिर पैरामीटर अगला उसका डेटा टाइप एंड सो ऑन। फिर इज लिख के हम यहाँ स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, एंड में हम एंड प्रोसीजर लिखते हैं। सिमिलर वे आप फंक्शन लिखते हो, बस फंक्शन में हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर रिटर्न टाइप भी बता सकते हैं हम कि रिटर्न्स, और ये एक ही सिंगल वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा। आपके पास जो पैरामीटर्स रिसीव होते हैं वो तीन तरीके से हो सकते हैं, इन, आउट, इन आउट। जिस चीज को हम सी या जावा में कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं। तो इन का मतलब क्या है कि जिस जगह से कॉल होगा वहां से मेरे पास वैल्यू आएगी। ये रीड ओनली है, इसको हम अपने प्रोसीजर या फंक्शन के अंदर मॉडिफाई नहीं कर सकते। आउट जो है उसमें वैल्यू आएगी नहीं, वी विल नॉट रिसीव एनी वैल्यू इन दैट, लेकिन अगर हम उसमें कुछ स्टोर करेंगे तो वो वापस रिफ्लेक्ट होगी जहां से फंक्शन कॉल हुआ है। जब मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। इन आउट का मतलब है कि इसमें वैल्यू आएगी भी एज अ पैरामीटर, और अगर हम कोई चेंज करेंगे तो वो चेंज वापस जाके आपका रिफ्लेक्ट भी होगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट इज डन, दैट इज योर पैरामीटर। एग्जीक्यूट कमांड की हेल्प से हम किसी भी प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। सो लेट्स सी एन एग्जांपल है, जैसे यहाँ पर है, आपको प्रोसीजर बनाना है तो हम क्या लिखते हैं, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, फिर प्रोसीजर का नाम, फिर आपको यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। जैसे कि आप ये वाला एग्जांपल देखो, हमने क्या लिखा, क्रिएट कैपिटल लेटर्स, प्रोसीजर कैपिटल लेटर्स, प्रोसीजर का नाम दे दिया दैट इज न्यू वर्कर। अब इसके ब्रैकेट में आपने रिसीव करना है क्या, पैरामीटर। क्या रिसीव किया है मैंने, सिर्फ पर्सन का नाम। पर्सन का नाम आगे लिख दिया इन, मतलब पर्सन के नेम में वैल्यू आएगी, लेकिन मैं चेंज नहीं करा सकती। ठीक है, वैर कैर टू इज द डेटा टाइप। आप वैर कैर टू यूज नहीं करते हो तो आप यहाँ पर वैर कैर जो भी आपका साइज है वो दे सकते हो। एज या इज ऑप्शनल है, एज भी लिख सकते हैं, इज भी लिख सकते हैं। फिर हमने लिखा बिगिन, बिगिन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है।
फिर आपने जो भी काम इसके अंदर करना है वो करा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया कि वर्कर क्लास में एक रिकॉर्ड इंसर्ट कराया है, जिसमें जो नाम है उसको हमने एज इट इज इनपुट करा दिया, और जो एज और लॉजिंग है वो हमने नल डाल दिया, एंड कर दिया। अब जब भी ये प्रोसीजर कॉल होगा, हम उसमें एक नाम पास करेंगे और वो नाम आपके टेबल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर एक और प्रोसीजर देख सकते हो आप, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर। ठीक है, क्रिएट और रिप्लेस, अब दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पे मैंने सिर्फ लिखा था क्रिएट प्रोसीजर। अब इसमें क्या होगा कि वो न्यू वर्कर नाम का प्रोसीजर बनाएगा, बट मान लो कि न्यू वर्कर नाम का प्रोसीजर पहले से एग्जिस्ट करता है, जैसे इमेजिन, ठीक है, कि वो पहले से ही एग्जिस्ट करता है। अगर न्यू वर्कर नाम का प्रोसीजर पहले से एग्जिस्ट करता है और आप दोबारा से क्रिएट प्रोसीजर लिखते हो, तो एरर आ जाएगा कि भाई इस नाम का प्रोसीजर तो पहले से है, वी कैन नॉट क्रिएट अनदर प्रोसीजर विद द सेम नेम। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्रिएट और रिप्लेस। उसका क्या मतलब है कि अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो बना दीजिए, और अगर एग्जिस्ट करता है तो रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, सो क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, अपडेट इन्वेंट्री, और उसके अंदर क्या किया हमने, करंट इन्वेंट्री आईडी इन इन्वेंट्री डॉट INV, मतलब ये तो उन्होंने लिखा हुआ है कि करंट जो है ये वेरिएबल का नाम हो गया, ये आपका इन हो गया। ठीक है, यहाँ पे डेटा टाइप लेना है, ऐसे क्वांटिटी इन नंबर, देन अपडेटेड आउट नंबर। अब आप ये देख रहे होगे कि मैम यहाँ पे तो उन्होंने नंबर नहीं लिखा, यहाँ पर ये क्यों लिखा है? ये इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपके सिलेबस में जो प्रोसीजर्स वगैरह है ना, उसमें सिर्फ आपको बेसिक बेसिक पता होना चाहिए। बट मैं इसका मतलब आपको बता देती हूँ। ये कब यूज होता है? जब हमें नहीं पता कि जो वैल्यू रिसीव हो रही है उसका एग्जैक्ट डेटा टाइप क्या है, बट मुझे ये पता है कि ये किस टेबल के किस कॉलम से मैचिंग डेटा टाइप है। तो आपने क्या लिखा, इन्वेंट्री डॉट INV ID, दैट इज इन्वेंट्री आईडी। ठीक है, परसेंटेज टाइप मतलब इन्वेंट्री टेबल में इन्वेंट्री अंडरस्कोर आईडी कॉलम का जो भी टाइप है वही सेम टाइप इसका भी होगा। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग नंबर, हमने यहाँ पे ये कह दिया कि जो भी डेटा टाइप है इस कॉलम का इस टेबल के अंदर, सो इन्वेंट्री टेबल के अंदर इन्वेंट्री अंडरस्कोर आईडी का जो भी डेटा टाइप है वही सेम डेटा टाइप किसका हो जाए, इस पैरामीटर का। सो ये मतलब होता है परसेंटेज टाइप का। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट्स लिखी हैं। ये स्टेटमेंट आप जो देख रहे हो, DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, दिस इज लाइक अ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जो आपका जावा में होता है। यहाँ पर स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट कराना है तो वो ऐसे प्रिंट होगा, DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। यहाँ पर आप अपना मैसेज दे दो जो भी आप डिस्प्ले कराना चाहते हो। ये जो दो पाइप साइन है, दिस इज लाइक प्लस इन जावा। जावा में हम कंकैटिनेशन किससे करते हैं? प्लस से। यहाँ पे कंकैटिनेशन किससे हो रही है? दो पाइप साइन से, जिसको हम और के लिए यूज करते हैं जावा में। ठीक है, सो ये क्या शो करेगा, करंट इन्वेंट्री आईडी इन प्रोसीजर, और फिर जो भी उसकी वैल्यू है उसको शो कर देगा। फिर अपडेट कमांड चल रही है जो कि उसकी वैल्यू को अपडेट कर रही है, फिर हमने कमिट किया और एंड कर दिया। इस बीच आप ये दो स्टेटमेंट्स देख रहे होगे, ये वाली और ये वाली। ये दोनों स्टेटमेंट्स पीएल में क्या है, कमेंट, या आप इसको रिमार्क कह सकते हो। सो पीएल एसक्यूएल में रिमार्क कैसे शुरू होता है, दो हाइफन साइन से। तो अगर आप दो हाइफन साइन लिख के कुछ भी लिखोगे, इट विल बी ट्रीटेड एज अ कमेंट और अ रिमार्क, व्हाटएवर यू कॉल इट। ठीक है, इट्स दैट। सो अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो है, ये हमने सिलेक्ट किया तो इतना आ रहा था, फिर हमने अपडेट इन्वेंट्री को कॉल किया, वैल्यू पास की -3, तो उसकी इन्वेंट्री चेंज होकर अब 13 हो गई। ठीक है, सो दिस इज वन थिंग। ये हो गया कि फंक्शन कैसे बनता है, मतलब प्रोसीजर कैसे बनता है। आपका फंक्शन भी वैसे ही बनता है, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। सो क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन में भी हम ऐसे ही करेंगे, फंक्शन का नाम देंगे, पैरामीटर्स रिसीव करेंगे, और ये बताएंगे कि आपका फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो एग्जैक्टली एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है। ठीक है, सो हम यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे कि हमें कौन सी रिटर्न करनी है। सो हाउ डू वी राइट इट, लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे आप ये देखो, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, फंक्शन का नाम दे दिया एज। ये रिसीव कर रहा है एक डेट, और ये कैलकुलेट करेगा कि एज कितनी बन रही है बंदे की, उसको रिटर्न करेगा। सो रिटर्न नंबर, सो ये क्या रिटर्न करेगा, नंबर इज, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, कैलकुलेटेड एज नंबर सेमीकोलन। दिस इज हाउ यू डिक्लेयर वेरिएबल, वेरिएबल का नाम लिखो, डेटा टाइप लिखो, सेमीकोलन लिख दो। बिगिन, कैलकुलेटेड एज कोलन इक्वल टू, यहाँ पे असाइनमेंट किससे होती है, कोलन इक्वल टू से,
क्या किया, आज की डेट में से उसकी डेट ऑफ बर्थ को माइनस कर दिया, डिवाइड कर दिया 365.25 से, क्योंकि 366 डेज होते हैं तो इन्होंने इसको 365.25 ले लिया, 4 साल बाद आपके 366 डेज आते हैं, दैट्स व्हाई। और फिर ट्रंकेट कर दिया। ट्रंकेट का मतलब क्या है कि अगर आपकी एज आ रही होगी 17.3 तो वो 17 लेगा, ठीक है। 17.9 भी आ रही होगी तो भी 17 ही लेगा। सो लोअर नंबर इट विल टेक, एंड देन वी आर रिटर्निंग दैट कैलकुलेटेड एज। सो बेसिकली हम जब फंक्शन बनाते हैं तो वी रिसीव अ पैरामीटर, वी डू द कैलकुलेशंस एंड देन वी रिटर्न द वैल्यू, ठीक है। सेम एज यू डू इन सी, एज सेम एज यू डू इन जावा, बस सिंटेक्स जो है वो आपका डिफरेंट है। तो आपको सिंटेक्स का ध्यान रखना है कि किस तरह से लिखना है। लिखने के लिए आए उसके चांसेस कम है, थ्योरी क्वेश्चन इस पर ज्यादा चांसेस हैं कि आएगा। अभी हम पीवाईक्यूज देख ही लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। समझ आ रहा है ये? यहाँ तक समझ आ रहा है सबको मैंने क्या बताया? प्रोसीजर और फंक्शन, फर्क सिर्फ इतना है कि प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करता है डायरेक्टली कुछ भी, सब इनडायरेक्टली रिटर्न होता है। और जो फंक्शन है उसमें आपकी एक वैल्यू रिटर्न होती है। इज दिस क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? इज दिस क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? कोई तो जवाब दो। सो यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं। सो हमने अभी देखा कि फंक्शन और प्रोसीजर क्या होता है। ये अनोनिमस प्रोग्राम है जिसमें हमारा कोई नाम नहीं होता, हम डायरेक्टली शुरू कर देते हैं डिक्लेयर, वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, बिगिन लिखते हैं और फिर अपना कोड लिखना शुरू कर देते हैं। और इसके अंदर से उसने दिखाया हुआ है कि हमने इसको कॉल कहाँ किया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर अपने एज फंक्शन को हमने कॉल किया, ठीक है। सो ये आ गया आपके पास कॉलिंग द यूजर डिफाइंड फंक्शन। सो ये हमारे पास है। ये सब इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, प्योरिटी लेवल्स एंड ऑल यू दिस यू डोंट हैव टू डू। तो ये आपको एस फर्स्ट एस लास्ट एज, ठीक है, ये तो वो सिर्फ दिखा रहा है इसको। तो ये आपको पता होना चाहिए फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स के बारे में। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ट्रिगर क्या होता है, ठीक है। ये इतना सब कुछ आपको अंदर इसमें करने की जरूरत नहीं है। आप रीडिंग देना चाहो तो दे सकते हो, बट नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। नाउ ये एग्जांपल्स दे रखे हैं अलग अलग तरीके से कि पैरामीटर्स पास करके कैसे कॉल करेंगे एंड ऑल दैट थिंग। So create procedure, create new order, cancel order. So they have given you number of examples over here वो आप go through कर सकते हो just to have a better understanding, ठीक है। अब इस सब के बाद आपके पास क्या आता है वो हम देखते हैं, पर उससे पहले आपको ये क्वेश्चन इस पे भी आ जाता है, डेटा डिक्शनरी क्या होती है। सो डेटा डिक्शनरी क्या होती है? जिसमें डेटा अबाउट डेटा स्टोर होता है, जिसे हम मेटा डेटा कहते हैं। सो इट इज कॉल्ड मेटा डेटा, ठीक है। एक सेकेंड रुकना, ओके। तो मेटा डेटा इज डेटा अबाउट डेटा। इसमें ये कुछ ऑलरेडी डेटा डिक्शनरीज हमारे पास बनी हुई होती हैं, जैसे कि डीबीए डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी इंफॉर्मेशन फ्रॉम फॉर प्रोग्राम यूनिट्स फॉर ऑल द यूजर। यूजर डिपेंडेंसीज होती है कि कौन सा यूजर जो है वो किस पे डिपेंड करता है या उसके पास क्या राइट्स हैं। और एक ऑल डिपेंडेंसीज होता है, इसके अंदर ये सब कुछ स्टोर्ड होता है कि ओनर कौन है आपके प्रोसीजर या फंक्शन का, उसका नाम क्या है, टाइप क्या है, कि वो आपका प्रोसीजर है, फंक्शन है, लाइब्रेरी है, पैकेज है, क्या है, ठीक है। सो दिस ऑल इज स्टोर्ड इन डेटा डिक्शनरीज, फाइन। तो अगर वो कह रहा है कि आपको देखनी है प्रॉपर रिपोर्ट तो आप ऐसे कमांड लिख सकते हो, सिलेक्ट नेम कॉमा टाइप कॉमा रेफरेंस नेम कॉमा रेफरेंस टाइप ऑफ यूजर डिपेंडेंसीज, ठीक है। तो आपको किसी भी फंक्शन की अगर डिपेंडेंसीज देखनी हो तो हम इस टेबल में से देख सकते हैं। अगेन क्वेश्चन पूछा जाना यहाँ तक के लेवल का पॉसिबल नहीं है, आपसे सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि डेटा डिक्शनरीज होती क्या, ठीक है। पैकेजेस आपके सिलेबस में ही नहीं है तो पैकेजेस का तो आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे, बट पैकेज का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। अब हमें इसमें नेक्स्ट देखना है कि ट्रिगर क्या होता है। देखो ट्रिगर का कोड भी सेम ही होता है, बस फर्क इतना होता है कि ट्रिगर जो है वो कॉल होने पर एग्जीक्यूट नहीं होता, ट्रिगर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। सो ये है आपका डेटाबेस ट्रिगर्स। हम कहते हैं ना, मैं नहीं लड़ रहा था उसने मुझे ट्रिगर किया,
मतलब आप उस चीज में नहीं जा रहे थे बट कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपको रिस्पॉन्स देना पड़ा, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हुआ जिसकी वजह से एक कोड एग्जीक्यूट होगा। तो कोई और ऑपरेशन परफॉर्म हुआ जिसकी वजह से आपको कोई कोड एग्जीक्यूट करना पड़ा, उसे कहते हैं ट्रिगर। So database triggers are programs unit that execute in response to the database events of inserting, updating और deleting a record. So table के अंदर अगर हम कुछ भी insert कर रहे हैं, हम उसमें जो डेटा पड़ा है उसको modify कर रहे हैं, delete कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ऐसा होने पर कुछ और काम automatically हो जाए। जैसे कि लाइब्रेरी में एक बुक रिटर्न होती है, बुक रिटर्न हुई तो जो इशू लॉग टेबल है जिसमें मैंने ये स्टोर किया हुआ है कि कौन सी बुक हमारी जो है वो इशू हुई है, कौन सी रिटर्न हो रही है, तो जैसे ही उसमें डेट ऑफ रिटर्न अपडेट होगा, आप उसके साथ साथ क्या करना चाहते हो, आप चाहते हो कि जैसे ही उसमें अपडेट हुआ कि भाई डेट ऑफ रिटर्न ये है, मैं चाहती हूँ कि जो मेरा मेंबर टेबल है जिसमें मैंने ये स्टोर किया हुआ है कि उसको कितनी बुक्स इशूड है वो एक से कम हो जाए, है ना। और जो बुक टेबल है उसमें ये मार्क है कि ये बुक इशूड है, वहां पे मार्क हो जाए कि ये बुक इशूड नहीं है। सो दोज चेंजेस यू वांट टू हैपन ऑटोमेटिकली, तो उसका हम ट्रिगर बना के रख सकते हैं ताकि जब भी इशू लॉग टेबल अपडेट हो तो ऑटोमेटिकली वो दोनों टेबल्स में चेंजेस हो जाए। सो वी कैन डू दैट, ठीक है, उसे ही ट्रिगर कहते हैं। So triggers may be used to supplement declarative referential integrity, to enforce complex business rules, to audit changes to data, or to signal to other programs that changes were made to a table, ठीक है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वही मतलब कि अगर आपकी प्राइमरी की में चेंज हुआ है तो फॉरेन की में ऑटोमेटिकली हो जाए, ठीक है। या कोई और आप ऐसे चेंजेस करना चाहते हो कॉम्प्लेक्स बिजनेस रूल, जैसे मैंने आपको लाइब्रेरी वाला बताया कि अगर बुक रिटर्न होती है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें दूसरे टेबल में चेंजेस करने चाहिए, तो इस तरह की चीजें ऑटोमेटिकली हो जाए उसके लिए हमें ट्रिगर्स चाहिए होते हैं। So the code within a trigger body is made up of PLSQL. The execution of trigger is transparent to the user. So triggers में input parameters receive नहीं होते, triggers कुछ भी return नहीं करते, ठीक है, और उनको अलग से कॉल नहीं किया जाता है, वो अपने आप फायर होते हैं या एग्जीक्यूट होते हैं जब कोई दूसरा काम होगा। अब इसका बेसिक सिंटेक्स क्या होगा, इसका बेसिक सिंटेक्स आपके पास होता है ऐसे, आप लिखते हो क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, फिर ट्रिगर का नाम, इसमें बिफोर या आफ्टर होता है। अब जैसे कोई भी ऑपरेशन है, डिलीट है, इंसर्ट है, अपडेट है, आप उससे पहले ट्रिगर को एग्जीक्यूट करना चाहते हो या उसके बाद करना चाहते हो। इफ यू वांट कि इंसर्शन से पहले एग्जीक्यूट हो ताकि आप चेक कर सको कि भाई ये वैल्यूज मुझे इंसर्ट करानी भी है या नहीं, सो इफ यू वांट टू चेक बिफोर दैट, सो इट इज बिफोर ट्रिगर। इफ यू वांट टू चेक आफ्टर दैट, इट्स आफ्टर ट्रिगर, ठीक है। और ट्रिगर्स दो लेवल पे काम करते हैं, एक होते हैं स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर और एक होते हैं रो लेवल ट्रिगर। स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर का मतलब है कि जब मैंने मान लो अपडेट कमांड एग्जीक्यूट की और उससे 3 रिकॉर्ड्स अपडेट हो गए, तो स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर सिर्फ एक ही बार काम करेगा जब तीनों रिकॉर्ड्स अपडेट हो चुके होंगे। लेकिन अगर आपका वो रो लेवल ट्रिगर है जिसके लिए आप लिखते हो फॉर ईच रो, सो उसका मतलब है कि 3 रिकॉर्ड्स अगर अपडेट हो रहे हैं, इफ 3 रिकॉर्ड्स आर गेटिंग अपडेटेड, तो आपका 3 बार ट्रिगर भी काम करेगा। सो 3 रिकॉर्ड्स अगर अपडेट हो रहे हैं 3 टाइम्स ट्रिगर भी काम करेगा, दैट इज कॉल्ड रो लेवल ट्रिगर्स, ठीक है। देन वी हैव स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर्स, ये मैंने आपको बता दिया। स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर्स एग्जीक्यूट वंस फॉर ईच ट्रांजैक्शन ईदर बिफोर और आफ्टर द एसक्यूएल ट्रिगरिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स, और बिफोर एंड आफ्टर ट्रिगर्स भी बता दिया, ठीक है। इंस्टेड ऑफ ट्रिगर होता है to tell Oracle what to do instead of performing the actions that executed the trigger। अच्छा, कि अगर आप चाहते हो कि जो काम हुआ है उसकी जगह पर कुछ और हो जाए तो हम इंस्टेड ऑफ ट्रिगर बनाते हैं। लाइक आपने कुछ अपडेट किया था, ठीक है, लाइक ट्रिगर टू रीडायरेक्ट टेबल इंसर्ट्स इनटू अ डिफरेंट टेबल और अपडेट मल्टीपल टेबल्स, कि किसी ने इंसर्ट की कमांड दी है लेकिन इंसर्ट नहीं होना उसकी जगह पर हम मल्टीपल टेबल्स में अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं। सो इट कैन बी डन दैट वे। एग्जांपल ले लेते हैं, create trigger ledger something before update on ledger for each row, ठीक है। वेल कंडीशन भी दे सकते हो यहाँ पर। अब कंडीशन देते हुए देखो हमारे पास दो यहाँ पर कीवर्ड्स यूज होते हैं, न्यू एंड ओल्ड। न्यू मतलब द वैल्यूज विच आर देयर आफ्टर द अपडेशन, ओल्ड आर द वैल्यूज विच आर बिफोर द अपडेशन। सो आपको आफ्टर अपडेशन पे काम करना है या आपको बिफोर अपडेशन पे काम करना है, दिस इज व्हाट यू नीड टू चेक। सो इंसर्ट इनटू लेजर ऑडिट वैल्यूज ओल्ड एक्शन डेट, तो हमने कुछ ओल्ड वैल्यूज ली, कुछ न्यू वैल्यूज ली, या हमने चेक किया कि अगर ये ट्रू है तभी हम वैल्यूज इंसर्ट करेंगे अदरवाइज नहीं करेंगे। सो वो कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं, बट आप क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर कर सकते हो।
और उसके अंदर न्यू डॉट लिखकर नई वाली वैल्यूज को फेच कर सकते हो, ओल्ड डॉट लिखकर पुरानी वैल्यूज को फेच कर सकते हो, एंड यू कैन परफॉर्म ऑपरेशंस बेस्ड ऑन दैट. सो दैट इज व्हाट ट्रिगर्स आर. ठीक है, बाकी इसमें बहुत सारे आपके पास ट्रिगर्स में ऑप्शन होते हैं. आप लिख सकते हो ऑल्टर टेबल लेजर इनेबल ऑल ट्रिगर्स, तो उस टेबल के ऊपर जितने भी ट्रिगर्स बने हुए हैं वो इनेबल हो जाएंगे. अगर आप डिसेबल करना चाहते हो तो आप डिसेबल भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिसेबल. ड्रॉप के हेल्प से आप टेबल को ड्रॉप भी कर सकते हो. ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी कैन डू. इसके अलावा आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैम व्यूज बता दो और सीक्वेंसेस बता दो. देखो, व्यूज और सीक्वेंसेस, व्यू तो बहुत ही सिंपल चीज होती है. व्यू इज अ लॉजिकल टेबल, और व्यू बनाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है? क्रिएट व्यू. व्यू का नाम जैसे कि मैंने लिख दिया एम डिटेल्स. अब एम डिटेल्स में मुझे एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट के साथ डेटा चाहिए, तो क्रिएट व्यू एम डिटेल्स एज, फिर आप यहाँ पर एक एसक्यूएल क्वेरी लिखोगे. ठीक है, सो आपने एसक्यूएल क्वेरी लिख दी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय नेचुरल जॉइन डिपार्टमेंट. ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल को ज्वाइन कर देगा, और जो भी कलेक्टिव डेटा आएगा उसका नाम दे देगा एम डिटेल्स. अब अगर आप लिखते हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम डिटेल्स, तो वो आपको उनका कॉमन डेटा शो कर देगा जो फेच हो रहा है. ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर सिलेक्ट वाली जो कमांड है इसको पूरा ऐसे भी लिख सकते थे, सिलेक्ट ई नेम कॉमा सैलरी कॉमा जॉब कॉमा डी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय ई कॉमा डिपार्टमेंट डी वेयर ई डॉट डेप नंबर इज इक्वल टू डी डॉट डेप नंबर. ये पूरी चीज भी एज में ऐसे आ सकती थी, मतलब ऐसा नहीं है कि नेचुरल जॉइन का ही व्यू बना सकते हैं, किसी भी चीज का व्यू बना सकते हैं. और व्यू बनाने का फायदा क्या होता है कि वो बन जाता है आपका लॉजिकल टेबल. अब आप उसमें से डेटा कभी भी फेच कर सकते हो, कंडीशंस लगा सकते हो. जैसे मैं लिख सकती हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम डिटेल्स वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000. तो वो इस क्वेरी को पहले एग्जीक्यूट करेगा, उसका जो रिजल्ट आएगा उस पर एक और कंडीशन लगाएगा कि वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000, उसको शो कर देगा. ठीक है, सो दैट इज हाउ योर व्यू वर्क्स. ठीक है, सो व्यू इज अ लॉजिकल टेबल. हम क्रिएट कर सकते हैं, ड्रॉप व्यू की हेल्प से आप व्यू को ड्रॉप भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो. ठीक है, सीक्वेंस जो है वो हम क्रिएट करते हैं अगर हमें किसी कॉलम में ऑटोमेटिकली नंबर्स जनरेट करने हो. जैसे कि आप चाहते हो कि आपका जो क्या कहते हैं एम्प्लॉय आईडी है. ठीक है, हमने एक सीक्वेंस क्रिएट कर दी जो विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1001 और 5,000 तक चला रही हूँ मान लो मैं, तो और मैं वहां पर उस सीक्वेंस को लिंक कर देती हूँ अपने एम्प्लॉय आईडी से. तो जब भी एक नया एम्प्लॉय ऐड होगा तो ऑटोमेटिकली वो सीक्वेंस में जो भी नेक्स्ट नंबर है उसको ले लेगा. ठीक है, तो आपको हर बार एम्प्लॉय आईडी खुद से नहीं लेना होगा. तो अगर लास्ट एम्प्लॉय आईडी ऐड हुआ था 1234, तो अगला 1235 हो जाएगा, उससे अगला 1236 हो जाएगा. सो दैट इज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग सीक्वेंसेस. तो सीक्वेंसेस जो है वो आपको उस जगह पे चाहिए होते हैं जब आपको एक ही सीक्वेंस में नंबर्स चाहिए, और आप उसे किसी कॉलम के साथ रिलेट कर सकते हो. और इंसर्ट करते टाइम हम खुद से वैल्यू लिखने की जगह सीक्वेंस डॉट नेक्स्ट वैल्यू लिखते हैं, तो जो भी नेक्स्ट वैल्यू होती है वो ऑटोमेटिकली वहां पर आ जाती है. सो दैट इज योर सीक्वेंसेस, व्यूज, फंक्शन, प्रोसीजर एंड ट्रिगर्स. और ये सब आप अगर अपना सिलेबस देखोगे भी तो उसमें ब्रीफ में दिया होगा. ये तो हमारा पेपर है, दिस इज द सिलेबस राइट, ये भी पेपर है. सो सिलेबस जो है उसमें भी अगर आप देखोगे तो इट इज गिवन इन वेरी ब्रीफ फॉर्मेट. ठीक है, सो उसमें सिर्फ लिखा हुआ है एंड में कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, तो इस पे कुछ क्वेश्चन आ सकता है. और अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देख लें तो आप यूनिट 2 अगर देखते हो, ठीक है, सो यूनिट 2 पे आपके पास क्या क्वेश्चन है, जैसे ये दो टेबल्स दिए हुए हैं, स्टूडेंट एंड रिजल्ट क्वेरीज लिखने को बोली हुई है. ठीक है, डिस्प्ले ये सारी क्वेरीज है. फिर है डिस्प्ले द वेरियस इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स व्हिच कैन बी इंप्लीमेंटेड ऑन अ डेटाबेस. आपको कमांड्स कौन सी एक्सप्लेन करने को बोली है, ऑल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल, क्रिएट व्यू. दिस इज इट. गोइंग डाउन, इसका सेकेंड यूनिट देख लेते हैं. इसमें क्या बोला है, कंसिडर द फॉलोइंग टेबल्स. ये टेबल्स आपको बनाने हैं, एसक्यूएल कमांड्स लिखनी है.
ठीक है, फिर आपको बोला गया है कि लाइक, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, हैविंग क्लॉज को एक्सप्लेन करो, न्यूमेरिक फंक्शंस को एक्सप्लेन करो, एग्रीगेट फंक्शंस विद एग्जांपल एक्सप्लेन करो। अगेन इसके ऊपर बेस कोई क्वेश्चन नहीं है। पिछले साल के पेपर की बात करें, सो दिस इज योर प्रीवियस ईयर पेपर, दिस इज 2023 पेपर, 24 भी ऐसा ही था। इसमें भी आपके पास यूनिट 2 में आपको टेबल्स दिए गए हैं, क्वेरीज लिखने को दी गई हैं, ठीक है, और फिर आपसे यहाँ पर जरूर पूछा है एक्सप्लेन स्टोर्ड प्रोसीजर एंड ट्रिगर्स इन डीबीएमएस विद एग्जाम। तो आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि भाई राइट अ ट्रिगर टू डू दिस या राइट अ प्रोसीजर टू डू दिस, लेकिन आपको लिखना है विद एग्जाम्पल। तो आप जो भी पढ़ोगे प्रोसीजर फंक्शन, अपना एक एग्जाम्पल अच्छे से याद करके जाना कि भाई ऐसे लिखना होता है, ताकि आपका सिंटेक्स भी सही रहे। और लिख के देखना, सिर्फ पढ़ना नहीं, पढ़ने से क्या होगा, सिंटेक्स याद नहीं होगा। तो लिख के देखोगे तो आपको सिंटेक्स अच्छे से याद होगा कि कैसे लिखना है। सो वो आप अच्छे से देखेंगे, ठीक है। null value concept is useful one, but a large value use of null values implemented database is not desirable comment। अब देखो, ये क्वेश्चन आपको कहीं बुक में थ्योरी में नहीं मिलता, ये पूरा आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है ना। पूरा आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि नल वैल्यूज कैसे यूज होती है, नल के ऊपर आप कैसे काम करते हो, और नल वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये एक्चुअली हमारा डेटा साइंस का क्वेश्चन है, जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि जहां पर ज्यादा नल वैल्यूज होती है मतलब वो डेटा इनकम्प्लीट है। सो नल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, वी हैव टू रिप्लेस देम विद सम वैल्यूज। हम कोई डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, क्योंकि नल अगर किसी भी चीज के साथ ऑपरेट होता है तो ओवरऑल रिजल्ट आपका नल हो जाता है। और ये इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स भी आपका काफी बार आता है क्वेश्चन, ठीक है। बट अगर मुझे चूज करना होता, टू बी ऑनेस्ट, मेरे पास चॉइस है कि या तो मैं एसक्यूएल वाला क्वेश्चन करूं या ये थ्योरी वाले दो क्वेश्चंस करूं। तो आई ऑलवेज प्रेफर डूइंग कोडिंग। तो मैं हमेशा इसको प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है 2 नंबर की 4 क्वेरीज हैं, तो ऑब्वियसली आई गेट फुल मार्क्स इन दिस, बिकॉज मुझे पता है कि मैं क्वेरी सही लिख सकती हूँ। सो इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, तो आप थ्योरी की जगह जरूर अपनी क्वेरीज लिखिए। सो फाइंड ऑल कस्टमर्स हु हैव प्लेस्ड ऑर्डर फॉर पार्ट डिस्क्रिप्शन टायर्स। सो जिन्होंने पार्ट डिस्क्रिप्शन टायर के लिए ऑर्डर प्लेस किया है, उनको आपने दिखाना है। फाइंड ऑल कस्टमर्स। अब देखो, तीनों टेबल्स अलग अलग हैं, तो यहाँ पर आपका लगना है ज्वाइन। तीनों टेबल्स अलग अलग हैं, आपको कस्टमर की डिटेल्स दिखानी है, तो आपको क्या दिखाना है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, जो भी आप और दिखाना चाहो वो दिखा सकते हो, जिसकी डिस्क्रिप्शन टायर है। और पार्ट डिस्क्रिप्शन तो मुझे यहाँ से मिलेगी, लेकिन कस्टमर ने ऑर्डर कौन सा किया है वो तो ऑर्डर नंबर से मिलेगा, है ना। तो आप यहाँ से क्या करोगे, जो भी आपको वैल्यूज चाहिए वो ले लोगे। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम कस्टमर सी, कॉमा पार्ट्स पी, कॉमा ऑर्डर ओ। अब जॉइंस देखो कहाँ बन रहे हैं। सबसे पहले कस्टमर और ऑर्डर को हमने लिंक किया, तो कस्टमर आईडी जो है वो ऑर्डर के कस्टमर आईडी के सेम होना चाहिए, एंड ऑर्डर का पार्ट नंबर जो है वो पार्ट के पार्ट नंबर के सेम होना चाहिए, एंड डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू टायर। सो दिस वुड बी योर क्वेरी, ठीक है। तो ऐसे ज्वाइन की क्वेरीज बनेगी। तो हम ये करेंगे क्वेश्चन, वी विल प्रैक्टिस दीज, ठीक है। उससे पहले एसक्यूएल का पूरा एक वन शॉट भी है। आई शेयर द लिंक अगेन इन द व्हाट्सएप ग्रुप, और ये जो नोट्स हैं ये भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगी। तो एसक्यूएल वन शॉट अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, मैं आपको लिंक भेज देती हूँ, आप उसको देखो अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद विल हैव अ क्लास इन द इवनिंग, जिसमें हम इसके पीवाईक्यूज करेंगे। इज दैट ऑल राइट? ठीक है, तो आपको पहले वो देखना